नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो भीषण गर्मी के इस मौसम में एसी में सो रहे हैं और एसी का तापमान 16 या 18 डिग्री कर देते हैं और इसके बाद ठंडे कमरे में जून के महीने में भी रजाई या मोटा कंबल लेकर सो जाते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी जेब से तो पैसा ज्यादा दे ही रहे हैं, अपनी आबो हवा के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप जैसे ऐसे करोड़ों लोगों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यही सब वजह है कि सरकार जल्द ही एसी के तापमान को 20 डिग्री से कम नहीं होने देगी। दरअसल हालात हो ही ऐसे गए हैं कि सरकार को अब आपके कमरे का तापमान भी नियमित करना पड़ रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यह ऐलान किया। जहां तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। तो साफ है, भारत सरकार एसी के तापमान को लेकर स्टैंडर्डाइजेशन करने जा रही है। अभी एसी से कमरे के तापमान को 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक भी ठंडा किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। एक प्रयोग के तहत एसी इस तरह के बनाए जाएंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम कूलिंग और 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीटिंग न कर सके, यानी एयर कंडीशनर्स के तापमान की रेंज 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगी। इसकी वजह यह है कि तापमान को 20 डिग्री से ज़्यादा कम करने और 28 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाने पर ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। यानी कंपनियों से अब नए एसी सरकार के बनाए नियमों के तहत ही तैयार होकर आपके पास आएंगे। दरअसल इसे लेकर सरकार हमेशा से ही लोगों को सलाह देती रही है कि वो तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रखें। ये सेहत के लिए भी बेहतर है, जेब के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। लेकिन सलाह मानना लोगों की मजबूरी नहीं रही, तो सरकार को अब इस नए कदम का ऐलान करना पड़ा है। जब एसी में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम करने की व्यवस्था ही नहीं होगी तो इससे कम तापमान लोग कर कैसे पाएंगे? दरअसल इस कदम के पीछे कई गंभीर कारण हैं जो हम एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सरकार नेशनल पावर ग्रिड पर बिजली की मांग का बोझ कम करना चाहती है। इसी साल द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एनएलडीसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा था कि मई और जून के सबसे गर्म महीने बिजली के हिसाब से हाई रिस्क मंथ्स हो सकते हैं। इस दौरान बिजली की मांग बहुत ज्यादा होने से 15 से 20 गीगावाट तक पावर शॉर्टेज हो सकती है, खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त जब सोलर एनर्जी से बिजली पैदा नहीं हो पाती और बिजली की खपत काफी ज्यादा होती है। जब भी लोड अचानक ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो फ्रीक्वेंसी डाउन होने से ग्रिड ट्रिप कर सकता है। जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं कि लोड से ज्यादा अगर बिजली के उपकरण इस्तेमाल हो रहे हो तो मेन बोर्ड में लगी एमसीबी ट्रिप हो जाती है और बिजली बंद हो जाती है। अगर ग्रिड ट्रिप होता है तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि ट्रिप होने से बचने के लिए कई तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे पहले ही लोड शेडिंग कर दी जाती है, अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन का जो इंतजाम है वो कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी समस्या तो है ही। इससे निपटने के लिए एनएलडीसी ने कई उपाय भी बताए जिन पर निश्चित ही काम हो रहा है। लेकिन एक उपाय जिसमें जनता भी बड़ी भूमिका निभा सकती है वो है बिजली का समझदारी से इस्तेमाल। क्योंकि जैसे पानी के लिए कहा जाता है कि बिन पानी सब सून, वैसे ही अब बिजली पर भी ये लागू होता है कि बिन बिजली सब सून। खुद सोच कर देखिए, बिजली जाते ही हम और आप कैसे असहाय से हो जाते हैं। हमारे तमाम काम अब बिजली से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम बिजली का समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि उसके गुल होने की नौबत ना आए। सरकार द्वारा तैयार नए नियम रिहायशी और व्यापारिक सेक्टर जैसे मॉल्स, होटल्स, दफ्तर और सिनेमा थिएटर सब पर लागू होंगे। यहाँ तक कि एसी गाड़ियों पर भी उनके एसी भी इसी सेटिंग के साथ आएंगे कि आप 20 डिग्री से कम उसको न कर पाएं। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस कदम से 3 साल में ग्राहकों को 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक की बचत होगी, बिजली की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।
दरअसल एसी का तापमान एक डिग्री बढ़ाने का ही काफ़ी फायदा होता है, अगर आप सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाएं, जो लोग आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते या लापरवाही में महसूस नहीं करते। देश में ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE के मुताबिक अगर आप एसी का तापमान 1 डिग्री भी बढ़ा देते हैं तो इससे बिजली की खपत 6% कम हो जाती है, यानी आपका बिजली का बिल भी तब कम आएगा। अगर आप एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री कर दें तो बिजली की खपत 24% तक कम हो सकती है। वैसे भी सेहत के लिहाज से भी 24 डिग्री या इसके आसपास का तापमान ज़्यादा सही है। दरअसल एयर कंडीशनर अब हमारी शहरी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा हो चुका है। आप कहीं भी जाइए, किसी रिहायशी इलाके में, किसी सोसाइटी में, किसी सरकारी दफ्तर या निजी दफ्तर में, हर जगह आपको एसी लगे हुए दिखेंगे। कई जगहों पर तो इतने एसी होते हैं कि अगर आप करीब से गुजरें तो उनकी आउटर यूनिट से निकलने वाली गर्मी, जो एग्जॉस्ट है, वो आपको परेशान कर डालता है। घर के अंदर का तापमान भी तभी कम होता है जब उसकी गर्मी इस तरह बाहर निकले। और एसी से निकलने वाली ये गर्मी भी हमारी आबो हवा को गर्म कर रही है, हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। और इस गर्मी से निपटने के लिए हम और एसी लगाते हैं। दरअसल ये एक दुष्चक्र सा बन गया है जिसमें हमारी शहरी जीवन शैली फंस कर रह गई है। हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी ने आज कई लोगों से बात की कि वो एसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एसी के तापमान को नियमित करने के सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं। गवर्नमेंट ने अगर ऐसा सोचा है तो बहुत सही सोचा है, क्योंकि अगर कम पे चलाते हैं ज़्यादा तो दिक्कत भी है जी। 20 से 22-24 तक ही चलना चाहिए। ये एक मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। हाँ ठीक है, फैसला अच्छा है जी, फैसला अच्छा है। बिजली की बचत होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आती है तो उसमें अगर फ़ायदा है तो अच्छा है। 20 और 28 का तो नहीं, पर अगर 16 पे है तो वो बेस्ट है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं या बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये होता है हम जल्दी से ऑन कर देते हैं एसी कि गर्मी ना लगे बच्चों को या हस्बैंड को। और 16 पे हम भी कभी काम करके किचन से या अंदर जब जाते हैं रूम में 16 पे ये रहता है। ये तो मेरे ख्याल से सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। उसका कारण क्या है कि एक तो टेम्परेचर भी मेंटेन बाहर का रहेगा और बिजली का इफ़िशियंसी और बचत भी होगा, तो ये अप्लॉडेबल कदम है, मतलब सराहनीय कदम है सरकार का। वैसे कई लोगों को शायद ये नहीं पता होता कि उनके शरीर के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है। अगर तापमान काफ़ी कम होता है तो भी वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता, ज़्यादा होता है तो भी ठीक नहीं होता। इस बारे में हमने बात की वरिष्ठ हार्ट लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल चंदोला से। रात में सोते समय जो है आपका रूम का टेम्परेचर कितना हो ये बहुत ज़रूरी है। 18 डिग्री से कम का टेम्परेचर देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है ज़्यादा होता है, खासतौर से एल्डरली जो वृद्ध लोग हैं और बच्चे हैं या फिर जिनको जो है क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं, उनमें जो है हायर ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं 18 डिग्री से कम टेम्परेचर में। साथ में जो है ECG में भी एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं। सो रूम टेम्परेचर जो है आपका जो है 20 डिग्रीज 21 डिग्रीज एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, उतना या उससे ऊपर होना चाहिए रूम टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में हेल्थ कंडीशंस फ्लेयर अप होंगी, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड नॉक्चूरिया जो एक वृद्ध लोगों में खासतौर से बार बार पेशाब के लिए जो है जाना और स्लीप डिस्टर्बेंस होना, ये कम टेम्परेचर पे ज़्यादा देखा जाएगा। हमारी जीवन शैली ऐसी हो चली है कि एसी का इस्तेमाल धड़ल्ले से बढ़ रहा है, खासतौर पर शहरी इलाकों में। हम एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं जिसमें 1990 से लेकर अब तक दुनिया में एसी की संख्या कहाँ कितनी तेज़ी से बढ़ी है वो दिखेगा। इनमें भारत में भी एसी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता दिखता है और अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया में एसी का इस्तेमाल दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा भारत में ही होगा। अगर आप यहाँ देखें 2050 में, और 2025 के आसपास ये स्थिति है तो भारत में एसी नहीं है, चीन में बहुत ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बाकी ब्राज़ील, अमेरिका या यूरोपीय देश हैं, खाड़ी देश हैं, वहाँ हैं। लेकिन भारत एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और बाद में 2050 में दिख रहा है कि चीन के साथ वो टक्कर में पहुँच सकता है और 2050 तक एसी की यूनिट्स की संख्या दुनिया में 5.5 अरब तक पहुँच सकती है। तो ये भी समझ सकते हैं कि हर सेकंड 10 नए एयर कंडीशनर दुनिया में खरीदे जा रहे हैं और इस हिसाब से 2050 में 5.5 अरब एसी दुनिया में हो जाएंगे। एसी इतनी तेज़ी से बढ़े हैं तो बिजली की खपत भी बढ़नी ही है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 7% बिजली एसी के इस्तेमाल पर खर्च होती है।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दुनिया में एसी के लिए बिजली की खपत किस तरह से बढ़ी है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सन 2000 से लेकर के 2022 तक आप बिजली की खपत देखेंगे तो 1000 टेरावाट आवर से बढ़कर ये 2000 टेरावाट आवर से ज़्यादा हो गई, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई। और अनुमानों के मुताबिक 2050 तक ये 3 गुना होकर 6000 टेरावाट आवर्स तक पहुंच सकती है। 1 टेरावाट आवर्स का मतलब है 1 ट्रिलियन वाट आवर्स। इसे और आसानी से अगर समझें तो 1 टेरावाट आवर्स का मतलब होता है 10 खरब वाट आवर या 1 अरब यूनिट। इस बिजली में से एक बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस वगैरह की खपत से आता है जो जलने पर कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इसलिए एसी का इस्तेमाल कार्बन उत्सर्जन का, कार्बन इमिशन का भी बड़ा कारण है। दुनिया में 3% कार्बन इमिशन एसी के इस्तेमाल से होता है। आईईए के मुताबिक साल 2022 में कूलिंग के कारण 1 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जो आप नीली लाइन यहां आप देख रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे लाइन सीधी ही है, उसकी वजह यह है कि जो नए उपकरण आ रहे हैं वो भले ही संख्या में बढ़े हैं लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ग्राफ ऊपर नहीं गया। लेकिन तो भी 1 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। और अगर आप हीटिंग देखें तो हीटिंग से इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन है वो होता है। आप ऊपर की लाइन अगर देखेंगे और 1 अरब टन की हम अगर कूलिंग की बात करें 1 अरब टन, तो ये इतना कार्बन है जो 24 करोड़ कारों द्वारा साल भर में किए गए प्रदूषण के बराबर होता है। और हमने हीटिंग की बात की, ये दुनिया में कई देश हैं जहाँ पर बगैर हीटिंग के काम चलता ही नहीं, बहुत ठंडे देश हैं और हीटिंग के लिए जो है कार्बन उत्सर्जन और भी ज़्यादा होता है, इससे कूलिंग से करीब 4 गुना ज़्यादा। तो ये सब जो है इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, गैस वगैरह जिनकी काफ़ी खपत होती है। तो आप कूलिंग हीटिंग ज़्यादा करेंगे तो कार्बन इमिशन ज़्यादा होगा, आबो हवा में बदलाव तेज़ी से होगा। दुनिया में 2/3 बिजली अब भी फॉसिल फ्यूल्स से तैयार हो रही है, यानी कोयला और गैस से। ऐसे में कूलिंग के लिए बिजली की बढ़ती मांग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। आईईए के मुताबिक अगर 2050 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करना है तो कूलिंग से कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक आज के स्तर के 40% पर लाना होगा। हालांकि अब जो नए एयर कंडीशनर आते हैं वो बिजली का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इसके लिए उनकी 5 स्टार्स तक रेटिंग करता है, लेकिन अधिकतर लोग कम कीमत के कारण ऐसे एसी खरीद लेते हैं जो बिजली की खपत ज़्यादा करते हैं और लंबे समय में ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। एसी के इस्तेमाल को लेकर भारत ने जो नीति अपनाई है, कुछ वैसी नीतियां दुनिया के कई और देशों में पहले से हैं। जैसे चीन में सख्त नियम है कि गर्मियों के दिनों में सरकारी इमारतों में एसी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं किया जा सकता और सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता। स्पेन में 2022 में नियम बनाया गया कि सरकारी दफ्तरों, इमारतों और व्यावसायिक संस्थानों में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखा जाएगा। इटली में भी नियम बनाया गया है कि सरकारी इमारतों, स्कूलों में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहे। इसमें 2 डिग्री प्लस माइनस की छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ये सब बिजली बचाने के लिए और कार्बन इमिशन कम करने के लिए है। ग्रीस में भी सार्वजनिक इमारतों में एसी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम न रखने का नियम है। बेल्जियम में भी कूलिंग 27 डिग्री सेल्सियस से कम न रखने का नियम बना है और सर्दियों में 19 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान न रखने का नियम है। जापान में नियम नहीं है लेकिन लोगों को सलाह दी जाती है और वहाँ लोग सलाह अच्छे से मानते हैं। वो ये कि गर्मियों में एसी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर रखें, ख़ासतौर पर दफ्तरों में। और उधर अमेरिका है, वहाँ भी ये सलाह दी गई है कि गर्मियों में घरों में एसी का तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रखें। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहां तापमान से ज़्यादा एसी की इफिशिएंसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि वो ऊर्जा खपत कम से कम करे। तो ज़रूरी है कि एसी का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए अगर अपने पैसे बचाने हैं, सेहत ठीक रखनी है और सबसे बड़ी बात अपनी आबो हवा को भी बेहतर रखना है। और अब बढ़ते हैं आज के अगले मुद्दे पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बर्गर की कीमत अलग अलग फूड डिलीवरी ऐप्स पर इतनी अलग अलग क्यों होती है? हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर में स्विगी, जोमेटो को कड़ी टक्कर देने के लिए रैपिडो ने भी एंट्री मार ली है, जिसके बाद हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या सच में अब रैपिडो सबसे सस्ता फूड डिलीवरी ऑफर करेगा। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक स्टडी में इससे जुड़ा हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी अग्निदेव भट्टाचार्य ने हमारे मुंबई के ऑफिस में एक मैक चिकन मील बर्गर
मंगाया तीनों ऐप्स स्विगी, जोमेटो और रैपिडो से ऑर्डर किया। इस दौरान प्राइस से जुड़े जो रिजल्ट थे, जो नतीजे थे, वो चौंकाने वाले थे। जानिए खुद अग्निदेव से कि ऐसा क्यों हुआ, इतना अंतर क्यों आया। फूड डिलीवरी के स्पेस में एक नया खिलाड़ी एंटर करने वाला है, रैपिडो। अब जैसा कि आपको पता होगा, सूत्रों के अनुसार रैपिडो का नया फूड डिलीवरी पायलट प्रोजेक्ट बेंगलोर में लॉन्च हो चुका है और इस प्रोजेक्ट के चलते रैपिडो ऐसे ब्रेकडाउन लाने वाला है अपनी फीस में, जिससे अल्टीमेटली आपको जाके अपने खाना ऑर्डर और डिलीवर करवाने में कम खर्चा होगा। अब अगर इस ब्रेकडाउन को हम देखना चाहें तो सबसे पहले फ़र्क आता है खाने के कॉस्ट पे जो प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। अब समझ लीजिए जैसे आपके मैकडोनल्ड से एक बर्गर मील का कॉस्ट 199 रुपए होता है अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, लेकिन वही बर्गर मील का कॉस्ट स्विगी और जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे कुछ 350 रुपए का होता है। लेकिन रैपिडो कह रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम इसे वही 199 रुपीज़ के कॉस्ट पे रखेंगे। दूसरी बात हो जाती है डिलीवरी फीस की। तो स्विगी और जोमेटो अगर आप उनके लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे स्विगी वन या जोमेटो गोल्ड के मेंबर नहीं हैं तो उसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपसे डिलीवरी फी लेगा। तो इस बर्गर के लिए समझ लीजिए अगर स्विगी 78 रुपीज़ लेता है, जोमेटो 35 रुपीज़ लेता है, उसी तहत रैपिडो कहता है कि 400 रुपये के नीचे का ऑर्डर रहा तो हम सिर्फ फ्लैट 25 रुपये लेंगे, चाहे ऑर्डर 300 रुपये का क्यों ना हो, चाहे ऑर्डर 350 का क्यों ना हो, चाहे ऑर्डर 200 का भी क्यों ना हो, लेकिन 400 के ऊपर का रहा तो हम 50 रुपये लेंगे। तो उस तहत के चलते रैपिडो कह रहा है कि 25 रुपये का डिलीवरी फीस इस बर्गर पे। और फिर आई बात पैकेजिंग और प्लेटफॉर्म कॉस्ट की। पैकेजिंग कॉस्ट आपका खाना आप तक पहुंचाने में वो चार्ज होता है जो रेस्टोरेंट्स आपसे लेते हैं, और डिलीवरी कॉस्ट वो प्लेटफॉर्म फी वो फीस होती है जो आपको प्लेटफॉर्म मतलब स्विगी या जोमेटो यूज़ करने के लिए पर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ता है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।